हमारी जो मईशत की सूरत हाल है, अगर आप बजट देखें तो जो सबसे बड़ा हिस्सा हमारा बजट का जो रखा जाता है हर साल, वो होता है कर्जों पर जो हम सूद की अदायगी देते हैं, और वो इतना ज़्यादा है कि ज़ाहिर है कि उसके बाद फिर डिफेंस और जो मुल्क चलाने के लिए तो कुछ बचता नहीं है, फिर आपको कर्जा लेना पड़ता है। लेकिन शहबाज, अब जो हालात हैं, ये दो फिगर्स जो हैं बहुत ही एस्टॉनिशिंग हैं। मुझे पता है कि अभी तक तो जो अगले माली साल का जो शायद टैक्स कलेक्शन का टारगेट है, शायद 9,200 अरब रुपए की बात हो रही है। तो ये अगर बात करें, ये कहा जा रहा है कि सिर्फ कर्जों की अदायगी और सूद पर अगले माली साल हमें 7,600 अरब रुपए हमें चाहिए होंगे। इसकी जरा मतलब ये परेशान हो गए आप? नहीं, मतलब वही मैं कह रहा हूँ कि एक तरफ आपका, क्योंकि ये जो ऑनगोइंग आउटगोइंग माली साल है, इसमें कितना था, ओरिजिनल जो था वो गालिबन 3,950 अरब रुपया कर्जों के ऊपर सूद की अदायगी के लिए इस माली साल में रखा था, और जंप करके ये। अच्छा, इस पे एक चीज हम जरा क्लैरिफाई कर दें नाज़रीन के बेनिफिट के लिए कि जो बजट के नंबर्स होते हैं ना, जो खर्चा का एस्टिमेट होता है वो अंडरस्टेटेड होता है, और जो रेवेन्यू का, महसूलात का जो नंबर होता है वो ओवरस्टेटेड होता है। अच्छा, इसका मकसद ये होता है कि रोजी पिक्चर पेश करो कि हमने बड़ा अच्छा बजट पेश कर दिया, तालियां सब मारेंगे, उसके बाद फिर देखी जाएगी साल में क्या होगा। और ये जो फिगर है ये अंडरस्टेट है, अभी भी आपको 7,600 3,950 अरब का जो फिगर इस साल का था, अब वो हो गया है रिवाइज एस्टिमेट 5,200 अरब रुपए। ठीक है, तो अगर 1,500-1,400 अरब रुपए आप, बल्कि आप कितना ये हो गया, कोई 1,300 अरब रुपया रफली बनता है ये। तो ये भी एस्टिमेट, अभी एक्चुअल कितना होता है वो तो हमें 30 जून के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि एक्सचेंज रेट की जो डिवैल्यूएशन हो रही है उसकी वजह से भी आप जो फॉरेन आपने इंटरेस्ट पेमेंट करनी होती है वो फर्क, उसके ऊपर ज्यादा आपको पैसा चाहिए होता है। अच्छा, एक्सचेंज जो आपके इंटरेस्ट के सूद की अदायगी है ना, सिर्फ ये सूद की अदायगी की हम बात करें, ये भी वाज़ेह रहे एक, और दूसरी बात ये क्लियर है कि नंबर्स अभी टेंटेटिव हैं, इसमें हर रोज तब्दीली आएगी। हम बात आज जो करने जा रहे हैं, आज के दिन तक जो कुछ नंबर्स डिस्कस हुए, लेकिन ये तो तय है कि ये नंबर शायद नीचे ना आए, ऊपर ही जाएगा। नहीं, नीचे आ सकते हैं कागजों की हद तक, जो मतलब ट्रैक रिकॉर्ड तो शो कर रहा है कि हो सकता है कि दिखाने के लिए 6,800 अरब। जैसे मैं हैरान हो गया तो आवाम परेशान ना हो जाए, तो नंबर थोड़ा दिखा। और भी वजह, अगर ज्यादा खर्चे इधर ही दिखा देंगे तो जो सियासी खर्चे करने हैं इलेक्शन से पहले, उसके लिए पैसा कहां से आएगा, तो ये नंबर शायद इससे भी कम दिखाया जाएगा। 3-4 कामरान वेरिएबल्स होते हैं, ये डिटरमिन करते हैं कि जो कर्जों के ऊपर सूद की अदायगी का बजट कितना रखा जाएगा। सबसे बड़ा जो शरह सूद होती है इस वक्त 21% है, अगले साल क्या होगी, हुकूमत उसकी जो उस पर क्या उस पर रखती है। अक्सर जो शरह सूद का जो नंबर वो कम लिया जाता है, क्योंकि हुकूमत ने एक्चुअल से कम खर्चा दिखाना होता है कर्जों के ऊपर सूद की अदायगी, बाद में एक्चुअल पेमेंट तो हमेशा ज्यादा होती रही है। दूसरा होता है एक्सचेंज रेट, क्योंकि एक्सचेंज रेट का भी एक मसला है। आपको अगर $1 भी बाहर वापस करना है तो 285 का अगर डॉलर होगा तो और रेट होगा, अगर 325 का होगा तो दूसरा रेट होगा। फिर जो स्टॉक होता है, कितना कर्जा पाकिस्तान का अगले साल मेच्योर होगा, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। कोई डोमेस्टिक जो आपका कर्जा है हुकूमत पाकिस्तान का, उसका कोई 65% अगले साल मेच्योर हो और नए रेट्स के ऊपर वो फाइनेंस होगा, उसका बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन आएगी। और फिर जो बजट डेफिसिट होता है, बजट का खसारा, वो कितना है। ये 4 वेरिएबल्स होते हैं मेजर, बाकी और भी छोटे मोटे होंगे जिसकी बेस के ऊपर ये नंबर तय होता है। अभी नाज़रीन जो नंबर अंडर कंसिडरेशन है कि कर्जों के ऊपर सूद की अदायगी के लिए अगले साल कम से कम 7,600 अरब रुपए के बजट की जरूरत पड़ सकती है। ये बहुत ही बड़ा नंबर है। अगर आप इसको देखें, जो इस साल का ओरिजिनल बजट था उससे 90% ज्यादा है, और रिवाइज एस्टिमेट से तकरीबन 1/3% ज्यादा है। ये जो 7,600 अरब रुपए का नंबर है, इसके मुकाबले में जो IMF के अपने इंटरनल जो एस्टिमेट्स है, जो हमें जराये से पता चले, IMF के ख्याल में कम से कम 8,200 अरब रुपया पाकिस्तान को चाहिए होगा कर्जों के ऊपर सूद की अदायगी के लिए। अब ये तो 2 नंबर्स हो गए एस्टिमेट्स के। अब जो अंडर डिस्कशन एक बात आ रही है, जो बजट से रिलेटेड मीटिंग्स हो रही हैं, एक तजवीज ये भी सामने आई है कि बजाय हम 7,600 अरब दिखाएं या कोई और नंबर दिखाएं, बजट के अंदर अगर हम इसको रिफ्लेक्ट करें, कुछ 6,600 अरब से लेके 6,900 अरब रुपए का कोई भी फिगर हो सकता है। अब इसको अंडरस्टेट करने का मकसद क्या है? जो भी फिगर हुकूमत पाकिस्तान ले लेगी बजट में प्रिंट हो जाएगा, वो जो एक्चुअल उसका जो गैप होगा उतना ही ये बजट का खसारा कम दिखाएंगे, और जो इनको स्पेस मिलेगी ये फिर उसको डेवलपमेंट बजट में भी यूज कर सकते हैं और सब्सिडीज के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कामरान अभी जिस किस्म के जो ट्रिक्स हर साल होते हैं, उसी तरह के कुछ ट्रिक्स लगता है इस साल भी ये लोग करेंगे। और इसके अंदर एक जो और चीज है ना, इसकी अहमियत नंबर की क्या, अब ये 7,600 8,200 इसके क्या मतलब है? होने को तो आप कितने मर्जी 1,000 अरब का आप बता दें। अगले माली साल का हुकूमत का आमदन का तखमीना क्या है? फिर हम नेशनल फाइनेंस कमीशन में सूबों को कितना पैसा देंगे, वो सवाल है। FBR का जो तखमीना अभी तक हुकूमत लगाना चाह रही है और एक्चुअल FBR कितना करना चाह रहा है, वो भी उसको हम ब्रेक के बाद बताएंगे।
एफबीआर का जो बजट है एस्टिमेटेड, इनका जो टारगेट हो सकता है वो 9,200 अरब रुपए के आसपास की बात हो रही है। इसके अलावा 2,500 अरब रुपए का नॉन टैक्स रेवेन्यू की मद में हुकूमत का ख्याल है उसको आमदन आएगी, जिसमें सबसे बड़ा हेड है 900 अरब रुपया स्टेट बैंक का मुनाफा, 780 अरब रुपया पेट्रोलियम लेवी का हदफ अगले साल हुकूमत शायद रखे। ठीक है। जो सूबों का पैसा जाता है वो जो आपका फेडरल एफबीआर की कलेक्शन होती है उसमें से जाता है, उसमें 57.5% माइनस कर दे और कुछ ये सर्विस चार्जेस करते हैं, तो कोई 5,100 से 5,200 अरब रुपया जो है वो सूबों को अगले साल जाएगा। बाकी कितना बचा अगर हम दोनों को जमा भी कर लें सूबों को देने के बाद एफबीआर के पास और नॉन टैक्स रेवेन्यू का, वो बचता है कुछ 6,600 अरब रुपया। अब ये कमी बेशी हो सकती है, इतना ही कोई आज के एस्टीमेट के ऊपर कुछ 6,600 अरब रुपया वफाकी हुकूमत की खालिस्तान आमदन होगी। और अगर ये 7,600 अरब रुपया भी दिखाते हैं तो फिर भी 1,000 अरब रुपया कम है। इसके बाद आपके खर्चे कौन से खड़े हुए हैं, कोई 2,500 अरब रुपया दिफा के लिए आपको चाहिए होगा, जिसमें कोई 1,700 अरब रुपया उनका होगा स्टेटेड, और बाकी उनकी जो जरूरियात है पेंशन और स्पेशल इनके प्रोग्राम्स होते हैं। आपने सब्सिडीज देनी है, हमने कल के प्रोग्राम में बताया कि सिर्फ 1,000 अरब रुपए के करीब तो पावर की सब्सिडीज हैं। आपने वफाकी हुकूमत चलानी है, आपने बाकी जितने भी अखराजात करना, तरक्याती या अखराजात करना, उसके लिए फिर पैसा चाहिए, वो कहां से आएगा, फिर कर्जे लेंगे। तो होगा ये जो भी हुकूमत इक़्तिदार में आ जाए, खान साहब आ जाए, नवाज शरीफ साहब आ जाए, शहबाज शरीफ आ जाए, बिलावल भुट्टो आ जाए, वो मांगते ही रहेंगे। गैर मुल्की जो इदारे हैं, बैंक्स हैं, मल्टीलैटरल और डोमेस्टिक ब्रेक पे जाना है, सिर्फ एक क्विक, इस फैक्टर ने कितना रोल प्ले किया? आपको पता है कि पिछली हुकूमत ने स्टेट बैंक का कानून बदला था, जिसमें अब जो हुकूमत पाकिस्तान है वो स्टेट बैंक से बारो नहीं कर सकती और आप रहमो करम पर हैं जो कमर्शियल बैंक्स के। डू यू थिंक कि इसका भी एक रोल है कि ये जो सूद की मद में इतना अनप्रेसिडेंटेड डीवैल्यूएशन का, तो अपनी जगह पे ये भी फैक्टर हो सकता है? दो फैक्टर्स हैं इसमें। ये फैक्टर जो आपने कहा बिल्कुल है, उसकी वजह यह है कि पहले स्टेट बैंक नोट प्रिंट करता था, प्रिंट करके वो वफाकी हुकूमत को लेंड कर देता था अपने पॉलिसी रेट के ऊपर। लेट्स से अगर 21% आज रेट है, इसकी कमी बेसी भी हो सकती है, मैं सिर्फ मिसाल के लिए 21% उसने नोट प्रिंट किया और 1,000 अरब रुपया हुकूमत को कर्जा दे दिया 21% के ऊपर। अब क्या हो रहा है, नोट्स अभी भी प्रिंट हो रहे हैं। अब वो नोट प्रिंट करता है स्टेट बैंक, वो देता है बैंकों को, बैंक वही पैसा स्टेट बैंक से उधार लेके 2% ऊपर रेट रख के 23% के ऊपर वापस गवर्नमेंट को दे देता है। तो जो भी कॉस्ट है उसका 2% इजाफी इसलिए पड़ रहा है, वो जो कानून में